हेलो एवरीवन। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के चैप्टर आपने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ाई है कि एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम, एक होता है ट्रिटियम। तो ये तो आइसोटोप्स थे, लेकिन स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, चलिए आज हम वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप देख रहे हैं कि लिस्ट में हमारे पास तीनों नाम आ चुका है, जिसमें पहला जो है नेसेंट हाइड्रोजन है, सेकंड जो है एटॉमिक हाइड्रोजन है, और थर्ड जो है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इनको रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। जब आप यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे तो नेसेंट हाइड्रोजन भी ये जो कहलाता है H, ये भी कहलाता है H। क्या है डिफरेंस, वही तो आज हमें डिस्कस करना है। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन हो जाता है H2। और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में हम दो डिस्कस करेंगे, एक करेंगे ऑर्थो हाइड्रोजन को और एक करेंगे हम पैरा हाइड्रोजन को। तो ये तीनों फॉर्म डिस्कस करेंगे और किस तरह से बनता है वो भी देखते हैं हम लोग। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि नेसेंट हाइड्रोजन। तो नेसेंट का मतलब क्या होता है? नेसेंट का मतलब होता है जस्ट बॉर्न। इसका मतलब ड्यूरिंग द रिएक्शन ये प्रोड्यूस होगा और उसी रिएक्शन में कंज्यूम होगा। मतलब हम इसको अलग से कोई कलेक्शन नहीं कर सकते कि चलो ये नेसेंट हाइड्रोजन हो गया। ड्यूरिंग द रिएक्शन ये बनेगा और खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि नेसेंट का मतलब क्या होता है। नेसेंट का मतलब मीन्स जस्ट बॉर्न। ठीक है, अब ये रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस होगा और इसको हम बहुत ही इजीली एक टेस्ट ट्यूब बीकर में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ये हाईली रिएक्टिव है, यहां पे लिखेंगे ये है हाईली रिएक्टिव। और जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं वहां पे ये बनता ही है। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, चलिए उसको देखते हैं। एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट जो है हमने एक ले लिया है। जब आप जिंक को NaOH के साथ आप डिसॉल्व करते हैं तो यहां पे नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब देखिए जब रिडक्शन हो रहा है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन यूज होगा, लेकिन यदि कोई इस नेसेंट हाइड्रोजन को लेने को तैयार नहीं है तो ये नेसेंट हाइड्रोजन कंबाइंड होकर H2 गैस बन के ये निकल जाएगा, क्योंकि इसका लाइफ स्पेन बहुत कम होता है। अब देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा। Zn है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा Na2ZnO2 और साथ में हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये देखिए, और ये जो कंपाउंड बना है ये कहलाता है सोडियम जिंकेट। देखिए जिंक जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हेन जिंक इज रिएक्टेड विथ NaOH देन जिंक इज प्रेजेंट इन। अब ये बताइए, कैटायन तो Na+ है, एनायन कौन सा है, जिंकेट है, तो एनायन के अंदर जो है Zn+2 प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो है हाइड्रोजन गैस हुआ। लेकिन अब क्या होगा, बिफोर लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस ही जो है यहाँ पे, अब देखिए ये बिफोर लिबरेटिंग जो है हम क्या करेंगे, अब ये हाइड्रोजन जो है ये आ जाएगा 2H के फॉर्म में। कब, यदि मान लिया आपने H2 बनाना है तो आपको कोई चिंता नहीं, आप Zn को NaOH में डाल दीजिए, H2 बन जाएगा। लेकिन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट जब ये काम कर रहा है तो बिफोर लिबरेटिंग H2 नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पे वो पॉइंट को हम लिखेंगे, ये देखिए बिफोर लिबरेटिंग H2 नेसेंट हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। इसलिए आपने देखा कि पहले मैंने H2 बना दिया कि भाई H2 बनेगा गैस, लेकिन अब यदि यह रिड्यूसिंग एजेंट जैसा है तो H2 की जगह क्या हो जाएगा, ये 2H। क्लियर है बिल्कुल ये। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है एटॉमिक हाइड्रोजन। अब इस एटॉमिक हाइड्रोजन को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं H से ही, लेकिन वो नेसेंट हाइड्रोजन से अलग है। नेसेंट हाइड्रोजन को तो आप टेस्ट ट्यूब में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए आपको चाहिए एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। इसको हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च है। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या है, इसमें कंपोनेंट या इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें हम ले रहे हैं। ये देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस हम यहाँ से प्रोड्यूस करते एक ट्यूब है, और ये दो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। ये देखिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये इलेक्ट्रोड्स हो गए।
अब जब इलेक्ट्रोड से शॉर्ट सर्किट हम करेंगे इसका, तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा, और जो H2 आया इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके 2 हाइड्रोजन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्या रिएक्शन है। तो ये पहला रिएक्शन हमारा हो रहा है कि H2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है और H+H बना, यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। तो फर्स्ट रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा H2 gives H+H। अब ये देखिए प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से एनर्जी प्रोड्यूस हुआ जिसको इसने एब्जॉर्ब किया। तो आप इसको लिख सकते हैं डेल्टा H पॉजिटिव, और प्रोसेस कैसा है, ये एंडोथर्मिक है। अब क्या होगा, ये Hs बन गया, हाई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है। अब जब सिस्टम के पास एनर्जी ज़्यादा है तो अनस्टेबल हो जाएगा। तब देखिए अब ये क्या करने वाला है, यहाँ से आप देखेंगे कि ये हाइड्रोजन जो है H+H अब मिलके ये बनाएगा H2, और प्रोसेस जो है यहाँ पे ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक। देखिए यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होकर H2 मॉलिक्यूल ब्रेक हो चुका है। अब ये HH के पास इतना ज़्यादा एनर्जी है कि हाईली रिएक्टिव हो गया, और ये इमीडिएटली जो है रिएक्ट करेगा और प्रोसेस होगा हाईली एक्सोथर्मिक। इस एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च के अंदर जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक मिल सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर जो है यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस तक हमको मिल सकता है। अब इसका क्या यूज़ है, ये जो हाई टेम्परेचर जो प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ, वो इस मेटल को वेल्ड करने में यूज हो जाएगा। ये देखिए ये टू बी वेल्डेड है, तो हाई टेम्परेचर हो गया, ये मेटल को हम यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक हाइड्रोजन है दैट इज ऑल्सो वेरी रिएक्टिव, और वेरी वेरी रिएक्टिव इसलिए है कि काफ़ी ये एंडोथर्मिक प्रोसेस से बना है, काफ़ी एनर्जी इन्वॉल्व हुआ है, जबकि आप देखिए नेसेंट हाइड्रोजन में उतना एनर्जी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वन। और अब देखते हैं हमारा जो सेकेंड स्टेप जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या है। तो ये देखिए H+H, यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल बना और डेल्टा H है निगेटिव, और ये प्रोसेस है आपका एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पे एंडोथर्मिक और यहाँ पे कैसा हो जाएगा एक्सोथर्मिक, ये चीज़ आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये था एटॉमिक हाइड्रोजन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, और 2 मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, एक है ऑर्थो और एक है पैरा। इनमें डिफरेंस क्या है भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज वही है, मतलब चाहे ऑर्थो हो चाहे पैरा हो, हाइड्राइड्स बनाएंगे। अब हाइड्राइड जो है आयनिक हाइड्राइड हो सकता है, कोवेलेंट हाइड्राइड हो सकता है, इंटरस्टेशियल हाइड्राइड, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज तो एक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके अलग अलग हैं। तो फिर ये ऑर्थो एंड पैरा में आखिर डिफरेंस है क्या भाई, दोनों H2 मॉलिक्यूल हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बने हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पे ऑर्थो और पैरा, इनमें डिफरेंस क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। अब ऑर्थो हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में सिर्फ एक जो है प्रोटॉन है। तो अब यहाँ पे यदि मैं ऐसा लिखता हूँ हाइड्रोजन के बारे में, तो आपको मालूम है Z=1 है, और इसके बाद Z=1 यही है इलेक्ट्रॉन और यही नंबर है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन जो है यहाँ पे है ही नहीं, तो 0 हो गया। तो यदि मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। तो चलिए एक प्रोटॉन मैंने यहाँ ले लिया है, एक प्रोटॉन यहाँ, मतलब ये एक न्यूक्लियस है एक एटम का, ये दूसरा न्यूक्लियस है दूसरे एटम का। अब यदि इसी तरह से एक और अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे ले लिया है, ये भी 2 हाइड्रोजन के प्रोटॉन्स ही हैं। अब H2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए यदि मान लीजिए ये प्रोटॉन जो है ये देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है, ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये देखिए ये हो जाएगा सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन। और ये तो आपको मालूम है कि जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वही एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप होते हैं जिनके अपोजिट स्पिन होते हैं। तो यहाँ पे सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट, या अपोजिट स्पिन ऑफ, आप यहाँ पे ले सकते हैं अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चाहे वो ऑर्थो हो चाहे पैरा हो, इलेक्ट्रॉन तो हमेशा अपोजिट स्पिन में ही होगा, लेकिन यह सेम स्पिन है और हमने यहाँ पे लिया है क्लॉकवाइज। ये देखिए क्लॉकवाइज स्पिन लिया, ये भी सेम स्पिन हो गया, पैरेलल स्पिन हो गया। अब यदि मान लिए एक ऐसा अरेंजमेंट हो कि यहाँ पे
ये देखिए इस तरह से जा रहा है, ये भी इस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे भी है ये सेम स्पिन, बट ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब हो गया चाहे आप जो है ऑर्थो लें चाहे पैरा लें, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो तो बिल्कुल हमेशा अपोजिट होगा, लेकिन प्रोटॉन जो है बिल्कुल हमेशा जो है ये एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पे जो है प्रोटॉन का स्पिन एक जैसा है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट हो गया। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, यदि ऑर्थो के बारे में पूछा जाए, सेम स्पिन अपोजिट स्पिन को कैसे कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ऑर्थो, अब देखिए ऑर्थो हम कैसे लिखते हैं, इसको याद करने के लिए देखिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ ऑर्थो, यहाँ पे मैं ऑर्थो ऐसा लिख रहा हूँ। ये देखिए मैं बार बार घुमा रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आप जाइए बिल्कुल क्लॉकवाइज। कुछ लोग नहीं देख पाए तो इनके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे ओ लिख के जो है आप जा सकते हैं ऑर्थो में। ये बिल्कुल क्लियर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि ऑर्थो को जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर जो है किस तरह से जो है हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थो हाइड्रोजन। अब हम जाएंगे पैरा हाइड्रोजन पे। पैरा हाइड्रोजन, लेकिन इसके पहले कि मैं पैरा हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करूंगा, एक चीज़ आपको बताना चाहता हूं कि मेरे क्लासेज जो हैं AKSC ऐप पे भी हैं और वहाँ पे 11th और 12th नीट और जेई दोनों हैं। तो 11th नीट 11th जेई आपको वो भी AKSC ऐप पे मिलेगा और इसके बाद 12th नीट भी है, लेकिन 12th जेई का प्रोग्राम जो है पूरा का पूरा जो है यूट्यूब पे जो है लाइव सेशन है, वो 9 to 10 o'clock जो है वो नाइट में जो है वो क्लासेस चलते हैं और वो बिल्कुल फ्री है और उसके नोट्स जो है मेरे ऐप के अंदर भी फ्री हैं। लेकिन ये कोर्सेज आप ज्वाइन कीजिए। कोर्सेज जो है ज्वाइन करने के लिए जो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है और रेगुलरली आपके उसमें टेस्ट होंगे, आपको असाइनमेंट मिलेंगे, DPPs मिलेंगे, काफ़ी कुछ फीचर है, तो एक बार ज्वाइन कीजिए। और जो AKSC जेई नीट का जो एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर जो है क्विज हमेशा जो है होते रहते हैं, उस पर देखिए। ठीक है, और लास्ट में मेरे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए बहुत से लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारे मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। चलिए अब लास्ट हम चलते हैं पैरा हाइड्रोजन पे। अब ये पैरा हाइड्रोजन में क्या होगा, अपोजिट स्पिन का ही है खेल। तो यहाँ पे अब हम ले लेंगे, ये देखिए ये प्रोटॉन, दूसरा सेट भी हम ऐसे ही रखेंगे, ये प्रोटॉन और यहाँ पे दो तरह के अरेंजमेंट वो हम देख रहे हैं। अब यहाँ पे ऑर्थो के अंदर सेम स्पिन था, यहाँ अपोजिट स्पिन हो गया। ये देखिए ये तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है, तो दोनों ही अपोजिट स्पिन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन्स यहाँ डालेंगे अपोजिट स्पिन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया अपोजिट स्पिन और यही दोनों इधर भी है। बस अरेंजमेंट है कि इसको हमने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या इसको एंटी क्लॉकवाइज और इसको क्लॉकवाइज किया। तो ये डिफरेंस है ऑर्थो एंड पैरा के अंदर। मतलब पैरा के अंदर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर इन अपोजिट स्पिन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर इन अपोजिट स्पिन। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन की जगह आप न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, प्रोटॉन और न्यूक्लियस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं न्यूक्लियस और स्पिन और प्रोटॉन हो गया। यहाँ पे भी ऐसा सेम स्पिन ऑफ प्रोटॉन और न्यूक्लियस, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। चलिए तो अब ये जो है डिफाइन हमने किया ऑर्थो एंड पैरा का। अब हम देखते हैं कि ऑर्थो और पैरा कितना कितना होता है। ये देखिए 100% पैरा इज पॉसिबल बट 100% ऑर्थो इज नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों, ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए चलिए अब हम एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ के अंदर देखते हैं कि किस तरह से जो है ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, इनके जो प्रपोर्शन है कैसे चेंज होते हैं। और यहां पे मैं ले रहा हूं, ये देखिए आपका ऑर्थो ले रहा हूं, ये हो गया ऑर्थो परसेंटेज, ऐसा जा रहा है। अब ये 0%, अब ऑर्थो 0% का मतलब क्या हो गया, पैरा है हमारे पास 100%। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि नियरली ये जो है ये है 20 केल्विन। यहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है केल्विन में लिया है और 20 केल्विन से जो है
जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑर्थो का जो परसेंटेज है वो बढ़ते जाता है। यहाँ पे देखिए 20 केल्विन पे ये ऑर्थो कितना है, 0 है, या 20 केल्विन या 0 केल्विन पे ये 0 है। तो इसका मतलब हो गया कि 20 केल्विन पे हमें 100% पैरा मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 100% पैरा एट 20 केल्विन। एक तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऑर्थो का परसेंटेज बढ़ रहा है और पैरा का कम होते जा रहा है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा दोनों मिलाकर होंगे 100%। अब देखते हैं कि ग्राफ किस तरह से ये जाएगा। ये देखिए ग्राफ जो है, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, लेकिन बाद में ये ऑलमोस्ट ऐसा हो जाता है। यहाँ पे जो है ये देखिए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है, मतलब ऑलमोस्ट ये पैरेलल हो गया। ये देखिए आप, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है आखिर टेम्परेचर कितना है जहाँ पे हमने ये इसको लिया है। ये देखिए ये जो टेम्परेचर है इसको हम देखेंगे और ये परसेंटेज को भी देखेंगे, तो ये आता है 75%। और इसके बाद ऑलमोस्ट जो है ग्राफ ये पैरेलल चला गया, मतलब आप 75% से और तो ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये रूम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर यहाँ पे जो है ये नियरली है 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे नेक्स्ट एट 300 केल्विन ऑर्थो इज 75% एंड पैरा इज 25%। मतलब ये हो जाएगा ये 3:1 पार्ट में जो है ऑर्थो एंड पैरा है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया। 75% से ज़्यादा नहीं, इसलिए हमारा था कि 20 केल्विन पे 100% तो आ गया क्योंकि ऑर्थो 0% है। लेकिन 300 केल्विन के बाद जो है टेम्परेचर जो है कितना भी आप बढ़ा दीजिए, यहाँ पे ऑर्थो का परसेंटेज बढ़ नहीं रहा है, मतलब अब प्रपोर्शन जो है फिक्स हो गया है। और प्रपोर्शन फिक्स में क्या हो गया है, ये है 75% ऑर्थो एंड ये है 25% पैरा। तो ये इस वीडियो में आपने देखा कि 3 स्पेशल फॉर्म, नेसेंट, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में भी 2 थे, ऑर्थो एंड पैरा। और मैक्सिमम ऑर्थो आपको 75% मिल सकता है और मैक्सिमम जो है पैरा है वो आपको 100% मिल सकता है, 20 केल्विन या फिर 0 केल्विन, जो भी आप टेम्परेचर के हैं। मिनिमम 20 पे तो हो ही जा रहा है ये। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय एवरीवन।